ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमले के बाद जिस तरह दुनिया की सियासत में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इसका तस्वुर करना भी मुहाल है। एक तरफ अमरीका अपनी हेजमनी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान खित्ते में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। रीजनल रीअलाइनमेंट की तस्वीर देखें तो पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, जबकि नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदा है, जिसके तहत इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये मुआहदा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अमलन बंद है, जबकि बाबुल मंदब पर हौसियों ने शिकंजा कस रखा है। इस मुआहदे के असरात क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो रेडिकल तब्दीलियां हो रही हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है बहुत कुछ बदलने जा रहा है। गो के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीर को एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सीज फायर हो चुका है। बिलावल ने जिस तरह नून लीग के खिलाफ महाज खोला है, इससे लग रहा है कि दरूने खाना बहुत कुछ चल रहा है। उधर पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने पर तुल रही है। आगे क्या होगा, इन इशू से जुड़े अहम सवालात व दीगर मुल्कियों आलमी खबरों पर तफसील से जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 7 अगस्त 2026, 7 अगस्त 2026 को। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सो सेठी साहब, बिजनेस एज यूजुअल। यस, बिजनेस एज यूजुअल से आपकी बात याद आ गई, आपकी प्रेडिक्शन याद आ गई कि सब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बस एक हफ्ता ही गुजरा दरमियान में और बहुत कुछ हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा और उसके बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, आज के शो में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी पेशरफ्त की बात कर लेते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हुकाम एक जगह पर मौजूद हैं, और वो है सऊदी अरब ही। वहाँ एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पहले तो दो तरफा मुआहदा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब उसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है। और उसकी जो स्टेटमेंट्स हम सामने आते देख रहे हैं वो ये कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये दिफाई मुआहदा इन तीनों ममालिक के दरमियान हो गया। इससे पहले भी हमने एक इस्लामी इत्तेहाद देखा 31 ममालिक का, और इससे पहले भी हमने एक सह फरीकी इत्तेहाद की बाज़गश सुनी थी इमरान खान साहब के ज़माने में। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मुआहदे की कितनी अहमियत है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है। जी हाँ, ये आपने सही कहा कि कुछ अरसे से ये बात चल रही थी, और इससे कबल सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान भी बात चल रही थी। मगर इससे ज़्यादा अहम यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पाकिस्तान एक डायलॉग क्रिएट कर रहा था। तो ये बातें चल रही थी, जिसमें कोशिश ये की जा रही थी कि इस किस्म का अरेंजमेंट किया जाए जिसके साथ सऊदीया को प्रोटेक्ट कर लिया जाए फ्रॉम एनी अटैक्स बाय ईरान। अब ये जो मुआहदा किया है, ये इसके 3 हिस्से हैं। एक तो टर्की को अंदर ले आए हैं और एक पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के साथ तो पहले मुआहदा था, तो अब इसकी फिर क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो मुआहदा ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे ये आ गया? ये भी क्लियर नहीं है, बट ऐसे ही है कि वो अपनी जगह पे है और ये एक और 3 मेंबर आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या ज़रूरत है सऊदी अरेबिया को टर्की की? टर्की के साथ जो मुआहदा है वो उसमें डिफेंस इक्विपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन, ये चीज़ें होंगी। अच्छा। ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया टर्की से लेगा। टर्की की डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और स्पेशली इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हम भी टर्की से ले रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं जो ड्रोन्स, वो टर्किश टेक्नोलॉजी। तो सऊदी अरेबिया विल नॉट डील डायरेक्टली विद टर्की, और उनसे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड अदर सच मिलिट्री इक्विपमेंट वो उनसे लेंगे। तो ये टर्की का रोल। अब ये जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है किसी ईरानियन ड्रोन का किसी सऊदी फैसिलिटी के ऊपर, तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की से क्या इमदाद मांगेगा, क्या मदद मांगेगा, और इन दोनों का क्या रवैया होगा? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एरिया है ना, ये ग्रे जोन है। ये पहले भी ग्रे जोन थी जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हुआ था। ये कह दिया गया था अटैक ऑन वन विल बी कंस्ट्रूड एज एन अटैक ऑन द अदर, मगर इसको स्पेल आउट नहीं किया था, बताया नहीं था डिटेल में कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया था, और यही इस मुआहदे के अंदर भी इसको ग्रे जोन में छोड़ दिया गया, ताकि ये बताया ना जाए किस सिचुएशन में टर्की जो है सऊदी अरेबिया की इमदाद करेगा और किस सिचुएशन में पाकिस्तान करेगा और कैसे करेगा। मगर मेरा ये ख्याल है कि बिहाइंड द सीन्स
इन तीनों ने भी फैसला कर लिया कि किस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये किस किस्म की इमदाद देंगे, ताकि उस वक्त अगर कोई सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक वो हो या असासों के ऊपर हो ईरान की, तो क्या फिर रवैया होना चाहिए ताकि उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो। अभी सही तय हो गया कि अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, और ये आपस में उन्होंने तय कर लिया है। और मेरा ये ख्याल है ईरान को भी कन्वे कर दिया पाकिस्तान ने, लूप में ले लिया गया, ले लिया लूप में। अच्छा। कि हमने ये जो किया है ये हमने किया है, ताकि आपको भी पता लग जाए कि रेड लाइंस ऐसी हैं कि वो क्रॉस ना की जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया और वो किसी को उसका इल्म नहीं होगा, ये सीक्रेट रहेगी कि किस सूरत में क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करेगा टर्की, और किस सूरत में अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को तो सऊदी अरेबिया किस सूरत में किस किस्म की इमदाद देगा, ये नहीं देगा, ये कभी बाहर निकलेगी। अच्छा, ये अंदर की बात रहेगी। मगर जो इंडिया है उसको भी इतला हो जाएगी कि मजबूरियां क्या हैं सऊदी अरेबिया की, और इधर भी इतला हो जाएगी ईरान को भी कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। अच्छा। तो रेड लाइंस जो हैं वो ओपनली नहीं डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो दूसरी साइड है उसको डिफेंसिव ना होना पड़े और वो फिर अग्रेसिव ना हो जाए। मगर आई थिंक बिहाइंड द सीन्स सबको बता दिया गया है। अच्छा, ईरान और इंडिया का एंगल आपने डिस्कस कर दिया। इजराइल इसको कैसे देख रहा होगा? इसराइल को भी, जो इंडिया जो ये सबको पता है, इसराइल को भी पता लग जाएगा, ये सब वो अमेरिकनों को भी बता दिया जाएगी। ये बात छुपी रहेगी ताकि PORs छुपे रहेंगे ये सारे जो बातें हैं ना क्या एग्जैक्टली ये नहीं बताया जाएगा किसी को भी। अच्छा। मगर इशारे कर दिए जाएंगे कि यहाँ रेड लाइंस हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। ये हमेशा ये कह रहे हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है। अच्छा। ये अगर कोई एग्रेशन होती है सऊदी अरेबिया के खिलाफ या पाकिस्तान, अब टर्की के खिलाफ क्या एग्रेशन हो सकती है, और ही इज पार्ट ऑफ इट कि अगर टर्की, इजराइल ने जरूर शो किया है कि वो अगला टारगेट उसका तुर्की है, तो इसलिए इन्होंने ये भी डाल दिया बीच में। सो ये एक डिटेरेंट है, एक रेड लाइन है फॉर अमेरिका, फॉर ईरान एंड फॉर इसराइल। पाकिस्तान पावर, टर्की मिलिट्री पावर एंड सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल पावर। थैंक यू। सो ये है, दिस इज पार्ट ऑफ इट, म्यूचुअल इंटरेस्ट। Yes. तो इसमें आप समझते हैं, पहले हमने ये देखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, अब उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, तो दीगर गल्फ कंट्रीज में से भी कोई आ सकता है इस छतरी के नीचे? अब वो कुवैत वाले भी कह रहे हैं ना पाकिस्तान को कि हमारे साथ भी कुछ कर लें। अच्छा। मगर पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ नहीं करेगा। उनके साथ एडवाइस, मिलिट्री सप्लाईज, इस किस्म की चीज़ें वो करने के लिए तैयार होगा। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस किस्म का मुआहदा कुवैत के साथ करेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुवैत और बहरीन और यूएई ये अभी तक फुल फ्लेज्ड अमेरिकन कैंप में है। सऊदी अरेबिया मूव अवे कर गया जी। वो अभी भी अमेरिकन कैंप में है, मगर वो पीछे हट गया। उसने अब अपना ये मुआहदे करने शुरू कर दिए और उसने अमेरिका को भी धमकी दे दी है, डोनाल्ड ट्रंप को। धमकी नहीं, आप समझे, उसको एडवाइस कर दी है कि देखिए आप ये जो ईरान के साथ कर रहे हैं इसका सारा जो नुकसान है वो हमारे यहाँ हो रहा है। आपको क्या नुकसान हो रहा है? आप तो बैठे हैं वहाँ तो कोई मिसाइल नहीं गिर रही, आपके तो लोग नहीं मर रहे, हमारे असासे जो हैं तबाह हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लाइन अप किए हुए हैं, सब फारग हो जाएंगे। तो इसलिए वी हैव द राइट टू डू दिस। और ये सऊदी अरेबिया ने भी रेड लाइन दे दी है। पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है जी, और एग्जैक्टली वही सामने आया और वही सामने आ रहा है। तो इसलिए आई थिंक द बॉल इज़ इन ईरान कोर्ट। अब ईरान इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? मेरा ये कहना है कि ईरान भी बड़े गौर से इसको देखेगा और ईरान शायद ये नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कुछ सिचुएशन क्रिएट करे ईरान जिससे ये मुआहदा जो है ये एक्टिव हो जाए। और अगर एक्टिव हो गया तो डिफेंस के अंदर ऑफेंस भी होता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया की कोई फैसिलिटी पे ऊपर ईरान की अटैक आती है जी, तो फिर ईरान सऊदी अरेबिया विल हिट बैक। और अगर हुतीज की कोई एक्टिविटी होती है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, देन नाउ वी कम टू दैट। वेरी गुड। अब दूसरा ये, इसका दूसरा एंगल ये है कि ईरान, सऊदी अरेबिया और हुतीज की इस वक्त लड़ाई जारी है, एक्टिव है। हुतीज बबल बंदब के अंदर सऊदीज को तंग कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया बमबारी कर रहा है। तो ये एक और मामला चल रहा है। और मगर इसमें भी ईरान इज़ इन्वॉल्व, कि जाहिर है बिकॉज हुतीज जो हैं देर ईरान के अलाए हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इन चीज़ों में। इसीलिए इस वक्त ये मैसेजेस आर बीइंग कन्वेड कि ये फिर अगर ऐसे होगा तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ताकि सबको रेड लाइंस का समझ आ जाए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है ये जो पैक्ट हुआ है। क्या इसके साथ हुतीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान सीज़ फायर हो जाएगा?
पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कह रहा है जी कि जो नया MOU हम साइन करने जा रहे हैं, अगर वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल ना हुआ तो अमेरिका ये कह रहा है मैं बमबारी करूँगा ईरान की। जी अगर अमेरिका बमबारी करता है तो दो ही सूरतें हैं, या वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से उनके जहाज़ उड़ेंगे, इन विच केस ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। उसने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हुई अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो इजराइल को तो हम देख लेंगे, हम इजराइल के साथ कर लेंगे, मगर हम ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। ईरान ने तो कह दिया ये। तो अब ये है कि ये भी प्रेशर है बहुत सख्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अटैक कर दे, और वो जब अटैक करे तो फिर ये ईरान काउंटर अटैक करे, और उस काउंटर अटैक के अंदर UAE और सऊदी अरेबिया इनके ऊपर भी अटैक्स आ जाएं, जिसके साथ मामला फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए इस वक्त बहुत प्रेशर है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज ऑन अमेरिका कि भाई आप नया MOU करें। इसीलिए आपने देखा कि वो फिर एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने मुलतवी कर दिया। आप क्या कि मैं कल करूँगा, अब फिर एक हफ्ता आगे चलेगी बात, और अब फिर वो कह रहा है कि जी फिर से हमारा यही अनाउंस कर रहा है वहाँ कि हम करेंगे, हम फैसला कुन कार्रवाई हो रही है। मगर यहाँ मसला जो बन गया कि ईरान इस दफ़ा जो MOU बनवा रहा है वो पिछले MOU से ज़्यादा सख्त है, बिकॉज ईरान को ये पता चल गया है कि ये जंग जो है ईरान ने आधी जीत ली है और अमेरिका पूरी तरह हार गया है। वो तो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इसको बाकर कालीबाफ के मुताबिक। सो ये दिस इज़ वे वी आर। तो आई थिंक दिस नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। या तो ये सारी टीम जो इस वक्त सऊदी अरेबिया बैठी है ये उठ के वाशिंगटन जाए, या वाशिंगटन वाले यहाँ आए, और इसमें कतर भी इंक्लूड किया जाए, ओमान भी इंक्लूड किया जाए, ताकि ये बैठ के एक नया MOU जो है ईरान के साथ सॉर्ट आउट किया जाए। आपको अगली मंजिल ये दिखाई दे रही है? मुझे ये दिखाई दे रही है कि एक दफ़ा फिर मीटिंग्स होंगी, और उस मीटिंग्स के अंदर फिर कुछ होगा, फिर कोई ना कोई सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ईरान हार्ड लाइन ले रहा है जी। जैसे मैंने कहा ना, वो समझता कि आधे हम जीत गए हैं, वो पूरे हार गए हैं, तो जो आधे रह गए हैं वो इस MOU में करवाना, नया MOU में करवाना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने काउंटर प्रेशर डाल दिया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर, वो बाकी सारी चीज़ें भूल गए हैं। वो कह रहे हैं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा, कोई चार्जिंग नहीं होगी। ठीक, ईरान ने और ओमान ने मिल के कुछ तय किया है, और मेरा ये ख्याल है ये जो तय किया उन्होंने बाकी गल्फ़ की कंट्रीज़ के साथ कंसल्टेशन करके ये तय किया है। बिकॉज देखिए ना, अगर ये दोनों मुल्क बैठ के कोई चीज़ तय कर लेते हैं और सऊदी अरेबिया को वो पसंद नहीं आती है किसी, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगी ना। तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इतनी देर जो लगी है, एक बात 2-3 हफ्ते से हो रही है ना, ईरान पहले दिन से कह रहा है कि हम फीस चार्ज करेंगे, मगर अभी जाके उसके ऊपर ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम करने वाले हैं, हमने तय कर लिया हमने। मगर तो मैं समझता हूँ ये भी उन्होंने ऑलरेडी अपने जो लोग मीडिएट कर रहे हैं उनके ज़रिए गल्फ़ कंट्रीज़ को बता दिया कि हम इस किस्म का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, और उनको पता लग गया कि ये होगा। अब वो इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अच्छा। अब मगर अभी जो बातें हो रही है ना, वो आपने कहा 7% और ये और वो, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हैं। जो एक्चुअल अकॉर्ड होगा वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा और इतना अग्रेसिव नहीं होगा। ये 60 दिन तो चलेंगे, मगर उसके बाद भी इतना अग्रेसिव नहीं होगा। एग्जाम्पल, अभी ईरान की मजलिस में एक नया बिल आ गया जी, ड्राफ्ट कर रहे हैं कि US और इजराइल उनके ऊपर कंप्लीट बैन होगा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हम उस पर फीस चार्ज करेंगे, और अमेरिका और इजराइल और वो ममालिक जो हमारे खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारा नुकसान किया, हम उनको उनकी जहाज आने नहीं देंगे किसी सूरत में भी, कभी भी। तो ये तो बहुत ही अग्रेसिव हो गया ना, अग्रेसिव स्टांस है जी। तो जब निगोशिएशन करते हैं तो शुरू में आप इम्पॉसिबल सी चीज़ कहते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी भी इम्पॉसिबल सी चीज़। अब वो अमेरिका जो कह रहा है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, इंटरनेशनल है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो हो नहीं सकता। वो इन्हीं का है जो वहाँ बैठे हुए हैं। एक इधर से एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि हम किसी को नहीं आने देंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ भी ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं ममालिक, उनको भी हम नहीं गुजरने देंगे। सो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जी। सेटलमेंट कहाँ होगी? मेरा ख्याल है जो सेटलमेंट होगी वो ये होगी कि है तो ये इंटरनेशनल वाटरवे जी, ईरान नहीं मानता इसको इंटरनेशनल, ये इफेक्टिवली ये इंटरनेशनल वाटरवे है। अच्छा। हम ओमान और हम मिलके एक फ़ीस चार्ज करेंगे, छोटी सी फ़ीस। अच्छा। जो जहाज़ हैं जो अंदर आएंगे गल्फ़ के, वो ईरान
की परमिशन लेके अंदर आएंगे, और जो बाहर जाएंगे तेल लेके या और चीज़ें लेके वो ओमान की परमिशन के जरिए इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड एंड आउटबाउंड। मगर एक मैकेनिज्म ऐसा बना लिया जाएगा कि जो भी इनबाउंड है या आउटबाउंड है वो ईरान को पता होगा, उसका वो मॉनिटर कर रहा होगा हर वक्त। तो वो उसके अंदर ईरान का हैवी हैंड होगा। राइट। तो ये होने जा रहा है वहाँ। और इस पे बारे में अमेरिका कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर वहाँ के लोग नहीं कुछ कर रहे तो अमेरिका किस खाते में आएगा वहाँ। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इन्होंने बैकग्राउंड के अंदर सबको आगाह कर दिया, और कोई होगा कोई कहेगा नहीं नहीं है नहीं, उन्होंने बता दिया, तो भाई लर्न टू एक्सेप्ट इट, दिस द न्यू रियलिटी। तो एक तो ये चीज़ है। बट ये जो उन्होंने कहा है ना कि किसी और को जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ये वर्क नहीं कर सकता। और कंपेंसेशन भी पे करनी पड़ेगी जिनके ज़िम्मे है। अब वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। कॉम्पेंसेशन का वो भी एक लॉन्ग ड्रॉन आउट लंबी बातें हैं। उसके लिए पहले पता लगे किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हो, फिर एग्रीमेंट हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये निगोशिएटिंग पोजीशंस होती है। ये जो है ना कॉम्पेंसेशन का मामला, ये फारग हो जाएगा और आएगा इसकी जगह क्या कि जो पैसे ईरान के देने हैं वो दे दे, फंड्स जो हैं वो रिलीज कर दें, आप जहाँ जहाँ हैं। हाँ। मांग ये रहे हैं और वो भी ये ड्रॉप कर देंगे, और वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ही हैं। ठीक, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, बट इट विल टेक टाइम। आई थिंक नेक्स्ट वीक इज इम्पॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है इकॉनमी का, और अब इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े महाज बनने शुरू हो गए अमेरिका के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि तुम फारग हो गए हो, निकलो जैसे भी है यहाँ से निकलो, अगर तुम ना निकले तो बहुत और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वो उसको ये बात समझ आ गई है। और अभी आपने सुना हाल ही में पता ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेग्सेथ जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है या वॉर सेक्रेटरी है उनको उनके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया है कि तुमने ये क्या पब्लिक में ये कह दिया है कि हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी मिसाइल्स हैं, स्टॉक पाइलिंग जो है वो हमारी कम होती जा रही है, एंड सो ऑन। ये सारी सेनेट हियरिंग्स के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। इसके साथ तो दुश्मन को पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और बात भी सही है। फिर ये तो बात बाहर आ गई, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने ये बात बता दी। मगर अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ट्रैक कर लिया, मैंने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की, तो हुआ ही कोई नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। वो ज़ाहिर है यही कहना पड़ता है। मगर ये ज़रूर बात हुई है कि उसने पीट हेग्सेथ को खींचा है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या मुझे तुमने कहा था ऐसे, और है हकीकत ये है कि मुझे तुमने कहा था, गल ही कोई नहीं, साढ़े को बहुत कुछ है। तो हुण पता लगता है कि मुझे पेंटागन वाले कह रहे हैं कि ये मसला है, तो मरवाता मैनू, तो कितने साल करता हूँ, मगर उसको ओपनली कर भी नहीं सकता। तो जब ये लीक हुई बात, और अमेरिका के अंदर लीकेज तो बहुत होती है ना, वहाँ एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर भी है ना पब्लिक का, तो प्रेशर पब्लिक के हुआ क्या, और वहाँ का जर्नलिज्म अभी भी तकड़ी है, अंदर की बातें हमें पता चलती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। सम थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड। ईरान हैज़ हाफ वन द वॉर, अमेरिका हैज़ लॉस्ट द वॉर। नंबर 2, अमेरिका की स्टॉक पाइल मिनिमल है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ्ते 10 दिन की और थोड़ी बहुत कार्रवाई कर सकता है। प्रेशर टैक्टिक्स करेगा या नहीं करेगा, इस वक्त कोशिश यही है कि ना करे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि ईरान हार्ड लाइन ले रहा है जी, और ईरान हार्ड लाइन से थोड़ा पीछे हटेगा, मगर हार्ड लाइन रहेगी। जो पिछली दफ़ा जो बातें हुई हैं उससे ज़्यादा अब अमेरिका को कंसीड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये हारता है उतना ज़्यादा कंसीड करना पड़ता है। और फाइनली अमेरिका के अंदर रेजिस्टेंस टू द वॉर वो अब बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और रिपब्लिकन्स गिर रहे हैं। और इसका लेटेस्ट इंडिकेशन ये है, 2 इंडिकेशन है। एक तो सारे पोल्स बता रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग जो है 30% से भी कम हो गई है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। मगर इससे भी ज़्यादा अहमियत ये है कि इजराइल के हक़ में लोग बोलने के लिए कम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। वहाँ भी ओवर 65% दस्तबरदार हो रहे हैं इजराइल की हिमायत से। और फाइनली ये कि अभी एक प्राइमरी हुई है एक स्टेट के अंदर जो कि बड़ी रेड स्टेट कही जाती है कि रिपब्लिकन की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ एक खातून है जो कि लड़ रही है प्राइमरी, डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन हो रही है वहाँ। तो वहाँ वो 21 साल से वो बन रही है। इस दफ़ा अब्दुल अल सैयद, एक अमेरिकन अरब, वो खड़े हुए हैं, एंड ही इज़ वन इट। और उसका कैंपेन क्या थी? उसकी कैंपेन ये थी कि मैंने अमेरिकन इजराइल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या APEC, उसको मैंने पैसे नहीं लिए। और इस खातून ने इस नैरेटिव के ऊपर कि ये इजराइल की हामी है और इससे इजराइल से पैसे लिए हैं, और मैं
इसराइल का हामी नहीं हूँ, मैं फ़लस्तीन का हामी हूँ जी। और मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से, उसके ऊपर वो जीत गया। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। जी और अगर बाकी जगह पे भी ऐसे होना शुरू हो गया, इससे ये पता चलता है कि इस वक्त इसराइल का हक की हमायत करना एक लाइबिलिटी बन चुका है। नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो ये कह रहे हैं। तो ज़ोहरान ममदानी ने जो बात शुरू की थी वो अब अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच रही है। अमेरिका के अंदर इज़राइल्स नेम इज़ मड। तो इसलिए ये सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसराइल बड़ा परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा परेशान है, इसराइल के सपोर्टर्स बड़े परेशान हैं। वो समझते थे कि हमारे पैसे ने सबको ख़रीद लिया और ख़रीदते रहेंगे। आज ये ऐसे निकल रहा है कि जो लोग इसराइल से पैसा ले रहे हैं, अमेरिका की नौजवान पब्लिक उनके ख़िलाफ़ हो रही है। ये जो सारा इसराइल का प्लान था ग्रेटर मिडल ईस्ट का, और ये सारा जो है ना ढह गया, पोवड़ गया। अच्छा, ये जो जीत जिसका आपने तस्करा किया सईद, इनकी बड़ी गूंज है और ये काफ़ी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुभ रही है। बट कमिंग बैक टू ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, सेठी साहब, आपने अगले राउंड की अगर बात की तो उसमें अब पाकिस्तान का बतौर मुफाहमती मुल्क क्या किरदार होगा? दो बातें ना, एक तो ये कि वो सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, यही है ना जी। तो अब सऊदी अरेबिया ने तो अमेरिका को कह दिया है कि हम अपना खुद डिफेंस करेंगे, आप मेहरबानी, इसका अगला कदम यही है कि अपने बेसिस जो है ना ख़त्म करें, यहाँ वो से ख़त्म करें, उठाएं। यहाँ से उठाएं। एब्राहम अकॉर्ड हमने नहीं करना, अपने बेसिस उठाएं यहाँ से। ओके, अगला कदम अच्छा, पाकिस्तान जो भी कर सकता है या नहीं कर सकता वो ईरान को बता दिया गया और कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा पाकिस्तान की तरफ से। ये मैंने अभी आपसे कहा कि ये खुफिया अंडरस्टैंडिंग है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कन्वे कर दी गई है ईरान को बिहाइंड द सीन्स। और ये जो कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जैसे कि ना अपना किबला सीख कर ले, वो कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान उनका हो रहा है अच्छा, इस वक्त। एंड सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्लान्स हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्लान सऊदी अरेबिया के हैं, यूएई से भी ज़्यादा, विजन 2030 2030 और उसके बियॉन्ड दैट वो जो बनाना जा रहे हैं ना अपनी पूरी एक सिटी किंगडम। अब ये कतर के अंदर बना रहे हैं, बड़ा कतर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म, और ये दुबई भी कर रहा है। वो कहते हैं जो हम करने जा रहे हैं, दे वांट टू टेक अवे द एंटायर इकोनॉमी ऑफ दुबई टू सऊदी अरेबिया। टूरिज्म, रिजॉर्ट्स, होटल्स, लिबरलिज्म, ये सारा मॉडल जो है यूएई का, ये सऊदी अरेबिया अपना रहा है। उसके लिए उन्होंने पूरे प्लान्स बनाए हुए हैं, इसलिए दे हैव द मोस्ट टू लूज। अभी एडजस्टमेंट किसको करनी पड़ेगी? जी, मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया को ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उन्होंने इशारे कर दिए हैं। यूएई को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, कुवैत को करनी पड़ेगी, बहरीन को करनी पड़ेगी, और कतर उससे एडजस्ट कर लिया है, ओमान एडजस्ट कर लिया। मैं आपको बता दूँ, इन्होंने बैठ के ये सब एडजस्ट कर लिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और टर्की के साथ। अब रह गए हैं ये तीन जिनके यहाँ अभी भी अमेरिकन बेसिस हैं और अमेरिका अभी भी उन्होंने जफ्फी पा के बैठा है, मगर वो कर कुछ नहीं सकते। तो और अब जो खबरें आ रही हैं जिसको डिनाई किया गया, मैं अभी पहले कह दूं, वो ये है कि मेरा ख्याल है यूएई और ईरान भी बात कर रहे हैं अच्छा, बिहाइंड द सीन्स। अच्छा, की लेना तो की देना है। आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आयशा गेम क्या होती है? की लेना तो की देना है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक नहीं, सिर्फ ओके, गेम ये होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वेल डन, एक नई चीज, नॉट बैलेंस ऑफ पावर बट बैलेंस ऑफ बैलेंस पेमेंट्स। ऑफ पेमेंट्स डन हो गया जी। लक्ष्मी की सारी बातें। हम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खाते में बैठे हुए हैं। हाँ, इससे वैसे पाकिस्तान को फायदा होगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। अब देखिए ना, आपने तो खुद ही भी बताया मुझे। जी, क्या कहा आपने? क्या? मैंने कहा कि जी टर्की फॉर डिफेंस, जी, पाकिस्तान फॉर और सऊदी फॉर फाइनेंस। तो इसका मतलब है अच्छे दिन आने वाले हैं नहीं, पाकिस्तान ये के। मैं नहीं कह सकता अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बुरे, बिकॉज वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द बेस्ट नोन प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन कैन गो ऑरी। अब उर्दू में आप तर्जुमा कर दें। उलट पलट जाते हैं ऐसे प्लान्स, सबसे इतने केयरफुली बनाए हुए प्लान्स भी उलट पलट हो जाते हैं। उलट पलट हो तो जाते ये उसी किस्म की सिचुएशन है। तो ये चीज़ें अब आगे चलेंगी, हैं। ओके, और इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी, फील्ड मार्शल साहब और साथ इसहाक डार साहब, साथ मोहसिन साहब दिखाई दिए आपको इसमें? इस्तीफा नहीं, साथ गए वो। उनका रोल जो था बेसिकली ईरान सेंट्रिक के था। साथ, और बाय द वे मैं समझता हूँ शायद अमेरिका के साथ भी है या बन जाएगा। अच्छा, मतलब right, इससे ज़्यादा मैं ठीक। नहीं समझता कहने की ज़रूरत है। जब इनका तस्करा आ गया तो आगे चल के इस मामले की भी बात करेंगे कि 5 साल तो मिल गए हैं, लेकिन किन शराइत के ऊपर, और वो बात जो है वो सिर्फ चिंगारी थी या किसी न किसी स्टेज पर आग बन सकती है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई माहिदा हुआ, इसके कितने जाविये हैं, ये आपको इस एनालिसिस से अंदाज़ा हो गया होगा। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। सो बिजनेस एज यूजुअल की बात हुई, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये इशारा दे दिया था, तो आपने जो इशारा दिया बयान आने के बाद, जब अभी मंजिलें अगली तय नहीं हुई थी, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि एक बड़ी मीटिंग जो जाती उमरा में हुई उसका नतीजा क्या निकलेगा, नवाज शरीफ साहब बोलेंगे, जरदारी साहब बोलेंगे, तो उसमें आपकी जो प्रेडिक्शंस थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो हूबहू सच साबित हुई, लेकिन आपने उससे पहले क्या कहा था वो सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब चुप ही रहेंगे, और अगर किसी वक्त बात भी की उन्होंने तो बहुत ही रिडल्स के अंदर बात करेंगे, और जाके किसी को गुस्सा ना चढ़े या किसी की दिल आज़ारी ना हो, दरमियानी सी बात करेंगे। हाँ, मैं नहीं ख्याल जो बातें करनी थी उन्होंने आपस में बैठ के कर ली हैं। मियाँ साहब फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, मियाँ साहब इस बात को पसंद नहीं करेंगे, मगर मियाँ साहब इस वक्त का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, हाँ। और अब हम टक्कर लेंगे, ये किसी सूरत में टक्कर नहीं लेंगे। नकवी साहब गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये मसला तो है ना, आपने भी जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, और इसी तरीके के साथ वो मिला है शहबाज शरीफ साहब को भी कि ये मैं कहने जा रहा हूँ, तो आप रिलैक्स करें, दिस इज़ अ मैसेज। अब जो मीटिंग शहबाज शरीफ साहब से इस बयान के आफ्टर शॉक्स में हुई, उसको लेके भी बहुत चर्म हुई है, तो इसका मतलब खतरा टल गया, उन्होंने 5 साल तो दे दिए हैं, गारंटी तो मिल गई ना निज़ाम की भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। मोहसिन नकवी साहब जिसका हवाला आप दे रहे हैं, वो मुलाकात में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसी लंबी चौड़ी सीक्रेट तो नहीं है, और मोहसिन साहब ने हकीकत बयान कर दी जाके वहाँ। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इधर की बात नहीं की, उधर की बात नहीं की, उन्होंने एक हकीकत है जो कि उन्होंने बयान कर। क्या कहा उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको। ये नहीं कि ये उनके लफ्ज़ हैं, अच्छा। ये मेरी समरी है, पैराफ्रेजिंग है। तो जाहिर है कोई चिड़िया जब खबर लाती है तो वो अपने लफ्ज़ों में ही वो खबर देती है ना, तो ये चिड़िया की खबर अपने लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अच्छा। मोहसिन साहब ने उनसे कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, होया ऐसा कि पीएम ने पूछा होना एक ही किया तुसी कह बैठे हो, तो मोहसिन ने कहा सर वो इस तरह है कि तुहानू पता ही है कि आपको, तो खैर मोहसिन पंजाबी नहीं बोलते तो उर्दू बोलते, मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि ये मैंने बात करनी है, मगर वो हुआ ये कि उससे कुछ जिस तरीके से मैंने बात की वो शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई। मेरा मतलब ये था कि इसके बावजूद अगर सिस्टम बेहतर होता तो आपकी कामयाबी और भी ज़्यादा होती। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैंने कहा वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। इसी तरीके के साथ वो जो मैंने लैपटॉप्स की बात की है, और बात यह है कि सर आप भूल गए, जब मैं सीएम था पंजाब का इंटरिम, मैंने भी लैपटॉप्स दिए थे, तो मगर मुझे पता है इस बात का कि ये हम करते हैं, मगर इसके कोई लॉन्ग टर्म कुछ बात नहीं होती। अच्छा। तो ये मरियम बीबी और ये पंजाब की हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं है, ये एक हकीकत है। बट मैं तो इसी बस वो जिस तरीके से मैंने बात की वो मेरी बिल्कुल ये नहीं था, और मैं अब आगे इसको क्लियर कर दूंगा कि आपकी कोई इशू नहीं है आपके साथ, एंड यू आर गोइंग टू स्टे द फुल टर्म, कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं, कोई वो तो मैं कर दूंगा। तो अगू प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ कर देना सर, कोई गल नहीं सर, नहीं, और बताएं, इधर उधर ख़त्म। अब जाके मोहसिन साहब ने एक जगह पे कोई 2 जर्नलिस्ट वो बुला लिया किसी को, उन्होंने पूछ लिया कि सर आपने ये कहा था वो कहा था, उन्होंने थोड़ी सी वजाहत कर दी। हाँ। जो कि वो वादा करके आए थे प्राइम मिनिस्टर को कि मैं कर दूंगा, तो उन्होंने वजाहत कर दी। वो भी अब खबरें बन गई हैं कि जी गवर्नमेंट लास्ट करेगी, ये होगा। जी 5 साल पूरे, निजाम भी, सिस्टम भी, और वज़ीर आज़म और भी। आपको पता मैं यही कब से कह रहा हूँ कि कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं है, तो उन्होंने वो भी वजाहत कर दी, तो सारा मामला सेट हो गया। तो ये किया क्यों था? चाय की प्याली में तूफान किस लिए? नहीं, तूफान है, जो तूफान है वो आज उसकी इशारा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। वो तूफान ये है कि सिस्टम जो है जी वो चल नहीं रहा है जैसे चलना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि सारा पावर जो है वो ऊपर कॉन्सनट्रेटेड है उन लोगों के पास जो तब्दीली नहीं लाना चाहते, रिफॉर्म नहीं करना चाहते, इसीलिए ग्रास रूट्स तक आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए आवाम नाराज़ हो रही है। और किसी वक्त अगर आवाम खड़ी हो गई तो बड़ा मसला बन जाएगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस सिलसिले में भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ये आया और ये सारा इशू है कि पावर को डिवॉल्व किया जाए। अच्छा। बात कहाँ से आई? बात यहीं से आई ना कि कब से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करें, और लोकल गवर्नमेंट्स कोई नहीं इस्टेब्लिश कर ला। वो कहते हैं कि भाई पैसे लोकल लेवल पे दें, वहाँ खर्चो, ये जब पैसे इस्लामाबाद में रह जाते हैं और जो बच जाते हैं वो प्रोविंस में जा जाते हैं, प्रोविंस खा जाती है सारा कुछ, और लोगों को कुछ नहीं मिलता। कोई जहाज़ खरीद लेता है, कोई ये कर लेता है, कोई, तो इसके साथ मसले नहीं हल होते आवाम के, तो मसले तो लोकल लेवल पे हल होते हैं। तो ये आप पैसा लोकल लेवल तक पहुंचना चाहिए, मगर वो एमपीए जो है वो कहता नहीं मैं तो अपने कोल ही रखना,
पहले सीएम कहती है मेरे पास रहना चाहिए, फिर उसके बाद जो एमपी है वो कहता है मुझे मिलना चाहिए, उसके नीचे जाता ही कुछ नहीं, सारा खाता जो है ऊपर रह जाता है। तो अब ये काफ़ी अरसे से आपकी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, और आपको पता ही है इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट प्रोजेक्ट है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इक़्तिदार में आई तो वो यही करती है, और लोकल गवर्नमेंट करती है, बल्दियाती। और बाय द वे मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम बहुत अप्रिशिएट किया गया था, याद रहे। बिल्कुल। अब हुआ ये कि इन्होंने किया तो था बल्दियाती, मगर सिंध में भी उसकी मकबूलियत नहीं हुई, बिकॉज रिगिंग शिगिंग और बड़ी गड़बड़ हो गई थी। और पंजाब के अंदर भी जब हुआ तो इमरान खान साहब जैसे ही आए उन्होंने उसको रैप अप कर दिया और कहा हम नया लाएंगे, और वो दिन है और आज का दिन है 2021 में खान साहब ने जो चल रहा था निज़ाम उसको ख़त्म कर दिया और कहा जी आप इसको तब्दील करेंगे। वो ना वो तब्दील कर सके और ये लोग आए इन्होंने भी तब्दील नहीं किया, वो बैठे हुए हैं ठीक है जी चल रहा है अल्लाह खैर सल्ला, सारा कुछ साढ़े को है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आज इसलिए आपको ये खबर आई है कि पंजाब हुकूमत ने 12.5 अरब रुपया पास करके अलाउंस कर दिया है कि हम लोकल बॉडी इलेक्शन कराएंगे, और ये पैसे लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए हैं। और ये हो सकता है कि ये इस किस्म की खबर आपको और प्रोविंसेस से भी आपको मिले। ये इन लोगों का ये कोशिश होगी कि ये पैसे करके लोकल बॉडी इलेक्शन करा लिए जाएं जैसे भी होते हैं। और इनफैक्ट मैं कल डिस्कस करना चाहूँगा डिटेल के अंदर कि ये इस प्लान जो है इसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और अगर कोई वीक पॉइंट्स हैं तो क्या है, और ये किसकी अहमियत क्या है, इसके साथ फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सूबों के बारे कल सूबों के बारे में ये कल मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और मगर आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मेरी प्रिडिक्शन ये है, ये 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा आपको मेरी प्रिडिक्शन के लिए, कि लोकल बॉडी ये कर लेंगे। जो असली प्रोग्राम है ज़्यादा प्रोविंसेस का वो 29 में निकलेगा। आफ्टर इलेक्शंस वो होगी कि अगली इलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे होगी, किस नारे पे होगी, किस बेसिस पे होगी। नारा या बेसिस एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो जो बेसिस होगा वो होगा बहुत सी प्रोविंसेस, बहुत से 30-35 मेयर्स, चीफ मिनिस्टर जो भी कह लें आप, और ऊपर एक प्रेसिडेंट, और डायरेक्ट इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कैंसिलेशन की कैबिनेट होगी, ये प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम फारग। पार्लियामेंट के अंदर से प्रेसिडेंट कुछ लोग लेगा, मगर उसकी फिर भी राइट होगी टू आउटसाइड पार्लियामेंट भी लोगों को लगाएगा, जैसे अमेरिकन सिस्टम में है। अमेरिकन सिस्टम के मुशाबे सिस्टम होगा। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और आगे देखना है आपने डेवलपमेंट जो होती है किस तरीके से ये प्लान जो है ऑफ माइस एंड मैन इसका क्या होगा। अगेन रेलेवेंट। लेकिन ये जो चांस दिया गया, लाइफ लाइन दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये किसकी रेजिस्टेंस की वजह से दी गई है? नून लीग तो इस पोजीशन में दिखाई नहीं देती। पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त पीपीपी इज द प्रॉब्लम। नून लीग तो लंबी पई है, कोई गल ही कोई नहीं। देखे ना कितनी जल्दी उन्होंने टक करके 12.5 अरब, करो जी नहीं, बिल्कुल वो तो दे आर पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम छुपी नहीं हुई इनसे, उनके बता के ये की जा रही है। तो गेम से पीपल्स पार्टी को निकालना है। पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम है, मैं इल्ज़ाम बता देता हूँ, हकीकत के सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। इल्ज़ाम ये है कि जी आप जब भी हम ये बात करते हैं एनएफसी की, पानी की, तो आप लोग जो है ना, आप अपने नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को हवा देते हैं, पैसे भी खुआ दोगे, जो उठ के बोलो ताकि ये पावर हमसे ना ले ली जाए। तो फिर वो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ पार्टी के अंदर, कुछ पार्टी के बाहर भी तो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स बैठे हुए ना बहुत से, ठीक है ना, सिंध के अंदर, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम पैसे खुआ के तो लोगों को बयानबाजी की है, मगर नेगोशिएशन के लिए भी बयानबाजी होती है। एग्रेसिव जो बिलावल जो कर रहा है, हार्ड लाइन ले रहा है टिकटॉक, लेकिन वो तो इस गवर्नमेंट को, नून लीग को तो उल्टी गिनती सुना रहे हैं। हाँ, मगर एक तरफ ये कहता है ना कि ये नून लीग को मैं कर रहा हूँ, तो इसको कहता है कि आपको लाने वाले जो हैं हमें तो पता है कौन है क्या नहीं है जी, तो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता ना। डायरेक्ट किया तो पता नहीं की हो जाएगा। अच्छा, तो वो इनडायरेक्ट ही करना है। नून लीग की गवर्नमेंट को उसने अटैक करना है, उसने क्या आपका ख्याल है अटैक करना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन उनका ये कहना कि निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है, और जब तक अवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो ये है उनकी तरफ, मगर इसको गोलमोल में करके किया गया। वो उसका ये कहना निज़ाम इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज आप लोगों की वजह से, मगर वो नाम नहीं लेगा ना, वो अभी भी ऐसे बात करता है जैसे कि मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। मगर उसका जो इशारा है वो तो बड़ा क्लियर है, बिकॉज प्रेशर उनके ऊपर नून लीग की तरफ से नहीं है। नून लीग तो लंबी पई, उन्हें की प्रेशर पड़ना है, प्रेशर आ रहा है उधर से जी। तो वो और वो बेसिकली उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी जो हम कह रहे हैं इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। करप्शन है, इनएफिशिएंसी है,
और कोर इश्यूज़ जो है रिफॉर्म नहीं हो रही, और यहाँ भी नहीं हो रही, वहाँ भी नहीं हो रही। इसीलिए मोहसिन ने जो बात की है कि जी सारी मिनिस्ट्रीज़ की टैली होना चाहिए और आउटसाइड एजेंसी को बुलाएं और उन्हें कहें जी इनकी परफॉर्मेंस चेक थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे हो सकता है वैसे? नहीं हो सकता ना। अब थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होगा? अब मुझे बताएं क्या ऑडिट होगा एक मिनिस्ट्री का? एक मिनिस्ट्री के ऑडिट क्या होगा कि जी आपको ये करना था, आपने नहीं किया। मिनिस्ट्री आगे से जवाब दे देगी ये मसले हैं और ये मसले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फंसे हुए हैं या फलानी जगह पे फंसे हुए हैं, हर एक के पास जवाब है। ये कोई बात नहीं है। तो अगर आपने किसी मिनिस्टर को फारग करना है तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को कहें जी कड्डो इनू। अच्छा। अब ये जो है ना जी कि ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई दिखाए कि हम बड़ी साइंटिफिक तरीके के साथ कर रहे हैं और हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये है। इसमें कोई अहमियत नहीं है जी परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाए। परफॉर्मेंस सबको पता है कौन क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है ग्राउंड सबको पता है। और अगर जब चाहेगी वो परफॉर्मेंस शीट दे देंगे कि जी हमने एक न्यूट्रल असेसमेंट की है, तो हमारे ख्याल में ये मसला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तुसी कुछ करो हूँ। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब फिर बड़े मियाँ साहब को चले जाएंगे, वो कहेंगे जी वो कहते पे कि फलाने को कट दिओ तो फलाने को कट दिओ, तो ये पहली स्टेज है। उसके बाद वो कहने फलाने को रख लो, फलाने को रख लो तो असीं की करांगे? तो मियाँ साहब कहने तो अच्छा तो फिर इस तरह के तुसी गल करो ना कि देखो नहीं इस तरह तो नहीं कर सकते ना, असीं पार्टी भी चलानी है, तो तुम जाके समझाने की कोशिश करो। तो कहेगा जी मैं बड़ी ट्राई किया, मगर तुहानू पता ही है वो एक बार कह दें तो फिर कहना ही है, करना ही पैंदा। तो कि अच्छा फिर तुसी करो फिर जी, फिर जो भी है करना तो पैंदा है, तो फिर करना पैंदा तो फिर कर लो। थोड़ी जी एहतजाज तो करना चाहिए, मगर हुण की करिए अगर परफॉर्मेंस ही कोई नहीं तो कौन डिफेंड करेगा इन्होंने? तो वो कहेगा जी वो फलाने के बाद तो अच्छा वो खिलाफ ही वो कहते पे ने खाजे ने भी कट दिओ तो मलिक ने भी कट दिओ। तो अब कौन सा खाजा कौन सा मलिक मैं नहीं कहता, और कल को मेरे वो खुद पहुंच जाएंगे, वो खुद ही पहुंच जाएंगे केड़ा खाजा तो केड़े मलिक की गल हुई। खाजे तो बड़े ने ना, देयर ऑल ओवर द प्लेस। जड़ा भी कहता मैं कश्मीरियों को खाजा बना देने, दो तीन जान और पंजाब में हर बंदा चौधरी तो मलिक है, ऐसी क्या बात। सो देयर आर सो मेनी ऑफ दिस, ठीक है ना। तो वो दे मे हैव आइडियाज जी। तो इसलिए आई थिंक वेट एंड सी, यू विल सी सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन द नेक्स्ट मंथ और टू। मगर ये नहीं होगा जो कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाली छुट्टी उनकी। बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है कि छुट्टी दोनों की नहीं हुई। कहा जा रहा था एक की नहीं तो दूसरे की ज़रूर होगी, लेकिन किसी की भी नहीं। ना मोहसिन नकवी की होनी है तो ना शहबाज शरीफ, किसी थर्ड पार्टी की होनी है। थर्ड पार्टी अब कौन सी है वो, मेरा ख्याल है वो थर्ड पार्टी जो है ना वो उसको समझ आ जाएगी कि मैं अगर सीधा ना होया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आखिरी वक्त पे कोई डील करके ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, नहीं अब नहीं हो सकता, ज़माने चलेंगे। अच्छा, बट बिलावल भुट्टो का ये कहना कि वज़ीर आज़म से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, असल लड़ाई उनके अपने ख़ानदान के दरमियान है, इसका क्या मतलब लिया जाए? किसके ख़ानदान? प्राइम मिनिस्टर के? अब वो मतलब उनका ये है कि जी सारे तुझी वाड़ लेने विच। हाँ, तो लड़ाई कैसी है इस ख़ानदान में? शरीफ ख़ानदान में तो कोई लड़ाई नहीं, कभी नून से शीन निकलने की बातें होती थी, वो भी हमने देख लिया, वो नहीं हो पाया। उनका मतलब ये है कि शायद वो ये इशारा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हार्ड लाइन लेना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट लाइन लेना चाहते हैं, इसकी तरफ इशारा है। अच्छा। जिन्होंने कहा ना गंद पा रहे हैं, दाना पा रहे हैं। अच्छा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये तो पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी का हिस्सा है। और शहबाज शरीफ विल नेवर गो अगेंस्ट नवाज शरीफ, एंड नवाज शरीफ अब ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे जिसके अंदर सबका नुकसान हो जाए। हाँ, वो देख चुके हैं ना, अब वो देख चुके हैं, कुछ तो बंदा सीखता है ना। मगर ये जरूर होता है, वो कहते हैं लड़ो तो सही ना, थोड़ी बहुत लड़ाई तो करो, लम्बे तो ना पै जाओ। वो लड़ाई किसने की? राणा साहब ने? राणा साहब लड़ाई नहीं, इसको लड़ाई नहीं कहते, फिर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस करो, पुश बैक करो, अगर जितना कर सकते हो करो, नहीं तो भाई यस सर कर लो, खत्म ही कर। एनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। किसके लिए? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो कौन आएगा? पीपल्स पार्टी लाएगी ना। वो पीपल पार्टी द नो चांस इन, यू नो वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आप इसको तर्जमा करेंगे। अच्छा। उसकी चांस पता कितनी है? क्या? कि पीपल पार्टी आए। क्या? अ स्नोबॉल्स चांस ऑफ सर्वाइवल इन हेल। ओहो, कहाँ पिघल जाएगी वो तो। स्नोबॉल क्या होता है? हाँ, वो बर्फ का गोला। हाँ। अगर उसको आप जन्नम में ले जाएं, जहाँ आग है, हाँ। और वो पिघल ना जाए, इन 9 मिनट वो तो पिघल जाएगी। तो इसका मतलब कोई चांस नहीं है, कोई चांस कि सर्वाइव कर जाए। हाँ। पीपल्स पार्टी की कोई चांस नहीं। यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकते। देखिए मसला पीपल्स पार्टी है, नून लीग नहीं है, तो पीपल पार्टी के बगैर नून और पीटीआई मिल सकते हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर नून के खिलाफ नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं है उसकी। समझ आ गई है सारी, आप समझ आइए, आप समझ आ गई है चेस बोर्ड के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लुक आउट फॉर इट, किसी ना किसी स्टेज पे पीटीआई भी आ जाएगी गेम के अंदर। इमरान खान साहब डायरेक्टली नहीं आएंगे,
इमरान साहब के नॉमिनीज आ जाएंगे ओके। और अगली इलेक्शन से पहले पहले ये होगा, ये होगा। ठीक, अगली इलेक्शन से पहले क्या क्या होगा, अगली इलेक्शन किस बुनियाद पर होगी, आपको बहुत से इशारे 2029 तक मिल गए हैं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें कितनी गुंजाइश बन सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरादे क्या हैं, क्या ऐलानात हुए हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरादे क्या हैं, सुहेल आफरीदी साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के कितने इम्कानात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे सिचुएशन में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, कल के शो में इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि वक्त है हमारे पास बहुत कम। तो सेठी साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल आया है और सवाल करने वालों ने लठ उठाई हुई है। जी अच्छा, हाँ, उन्हें आपसे कोई शिकवा शिकायत है तो शामिल करें सवाल, इजाज़त है? अब आपने अनाउंस ही कर दिया, मैं कहूँ ना करो तो लोग कहेंगे दौड़ गए सेठी। चले आप तो करो फिर, लेट्स मी सी के फास्ट बाउंसर है क्या है ये? दुबई से मुस्तफ़ा क्या पूछ रहे हैं? आप लोग इतने पुराने साफी हैं, इतने बड़े तजिया नगार बनते हैं, दुनिया की आप सूझबूझ रखने वाले, तजिया करने वाले हैं। तो अगर अपने घर में आदमी कुछ बात ना कर सके, घर की बात ना कर सके, तो बाहर का भाषण देने का क्या फ़ायदा है? मेरे तो ख्याल में आप लोग को अभी ये जो हमारे पुराने बाबे हैं, इनको सहाफ़त से भी अभी रिटायर हो जाना चाहिए। अगर वो इतना इस उम्र में भी आके घर की बात नहीं कर सकते, क्या आप लोग को ये हक बनता है कि आप अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान या दूसरे मुल्कों की आप बात करें? अच्छा, कि हम बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर रहे। एक सवाल आपको पूछ लेता हूँ, फिर इसका जवाब देता हूँ। आप दुबई में है ना, आप कोई भी बात कर सकते हैं दुबई के ख़िलाफ़ बैठ के वहाँ, तो हमें आप ताने दे रहे हैं वहाँ से। चलें, ताना ले लिया, अब जवाब ले लीजिए। ये पुराने पापे की बात नहीं है। आप तो ऐसे लगता कह रहे हैं कि पुराने पापे फड़ गए ने और जोड़े नवे जड़े यंग लोग ने बड़ा बड़े बड़े तीर मार रहे हैं, बड़ी बड़ी गल्लां कर रहे हैं, असी रह गए हैं। यही मतलब है तुहाडा। सर जी, इस तरह गल नहीं है। गल है वे प्रेस के ऊपर सारी दुनिया में क्रैकडाउन आया है। आप दुबई में बैठ के आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए, वहाँ तो प्रेस है ही कोई नहीं। मगर यूरोप में भी क्रैकडाउन हो रही है, अमेरिका में भी क्रैकडाउन हो रही है, यूके में भी क्रैकडाउन हो रही है। डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम कुछ 61 ममालिक हैं जहाँ रिट्रीट कर रही है, जो डेमोक्रेटिक ममालिक थे। ये रिपोर्ट है फ्रीडम हाउस की दरबार की। हर जगह के अंदर प्रेस के ऊपर जिप, और सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहा है जहाँ डेमोक्रेसी थी, जहाँ प्रेस आज़ादी थी। अभी आपको तो पता ही होगा कि यूरोप के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, आपके ऊपर एंटी सेमेटिक इल्ज़ाम लगा के ज़बान बंद कर दी जाती है। आपको पता है बरतानिया के अंदर ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट बना दिया गया और लोगों को उसके ऊपर पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप बात नहीं कर सकते। आपको पता है जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं वहाँ एक बैनर भी नहीं वो लगाने दे रहे इसराइल के ख़िलाफ़, और वो दे यूजिंग दिस अगेंस्ट टू सप्रेस फ्रीडम। आपको तो पता होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। इंडिया के अंदर आप देखें क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर इतनी रिप्रेसिव लॉज आ गए हैं अगेंस्ट द प्रेस, और उसके अंदर अदालतों का भी पूरा रोल है, दे प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी बड़ी आज़ादी है, हम बैठ के ये भी बात कर रहे हैं कंपेयर टू से व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। वहाँ एक या दो छोटे छोटे इदारे हैं जहाँ कभी कभी कुछ ना कुछ बात हो जाती है, अदरवाइज़ तो क्यों कहते हैं गोदी मीडिया, किस लिए? मोदी की गोद में मीडिया बैठा हुआ है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, हम तो फिर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, और वो जो थोड़ी बहुत बात करते हैं वो कैसे, क्यों? इमरान खान की से आने से पहले मीडिया की काफ़ी आज़ादी सी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बड़ी खुल के बातें करते थे। इमरान खान ने आके पीका शीका ये सारे इमरान खान के ज़माने के कानून बने हुए हैं, नैब के, पीका के, ये सब, वो जो 1 पेज चल रहा था उस वक़्त इमरान खान साहब का, ये सब कुछ उस वक़्त शुरू हुआ। अब उसको आगे ले गए ये लोग, अब वो बढ़ गया। अब हमारे एक दोस्त को नोटिस आ गया, कुछ भी नहीं कहा उसने। एक और दोस्त को नोटिस आ गया, क्या कहा है? एक और दोस्त को नोटिस आ गया है, किसी को मुल्तान से आ रहा है, किसी को कहीं से आ रहा है, चलो जी दौड़ भाज करो। और कुछ लोग हैं जिनको जेल में डाल दिया गया बिकॉज ऑफ दिस, कि जी आपने ये कह दिया, आपने वो कह दिया। तो बात यह है कि वो तो यहाँ कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, और कानून के मुताबिक हो रहा है, कानून के गैर कानूनी बात कोई नहीं हो रही। ये जो नोटिस आते हैं ये कानूनी इदारों से आते हैं, ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं आते,
कोई आईबी से नहीं आता, कोई और किसी एजेंसी से नहीं आता। ये इदारे, वो इदारे बनाए गए हैं कानून के मुताबिक, जो कानून आपकी पार्लियामेंट किसने पास किए हैं, पहले इमरान खान के ज़माने में और अब आज के ज़माने में सारी पार्लियामेंट के पास किए हुए इल्ज़ाम ये कानून है, वेदर प्रोविंशियल और फेडरल। तो अब कानून को अब चाहते हैं कि हम, जब कानून बन गया उसको हम तोड़ें, तो फिर अगर कानून को तोड़ेंगे तो कानून तो अपना रास्ता निकालेगा। इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। अब कानून बनते जा रहे हैं ये, तो इसलिए कानून ने हमारे ये बंद कर दिए। अगर कानून को हमने को वायलेट करना है तो फिर उसका प्राइस देनी पड़ेगी। तो आप बताएं, अब दुबई में बैठ के हमें ये ताने फेंक रहे हैं। हम अभी भी जिस हद तक हम बात कर सकते हैं हम करते हैं, जिम्मेदारी के साथ। कोशिश यही होती है कि और कुछ नहीं तो आप तक कुछ खबर तो पहुँचे। मगर अब बात यह है कि आप हमारे पे इतना रिलायंस क्यों करते हैं? हमारी तो मजबूरियाँ हैं। व्हाट कैन वी डू? या तो आप कानून ना बनाएं। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन ने कानून बनाए थे, ये इमरान खान ने बनाए थे, जिसको आगे ले गए, और ये वन पेज सेम पेज तो वहीं से निकला। पीका को इंट्रोड्यूस नून लीग ने करवाया था, उसके बाद अमेंडमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने की। तो सारी तकड़ा तो वही था ना जी। तो इसलिए दैट वाज द रियल लॉ जो इमरान खान ने टाइट किया था, और किसके कहने पे किया था हमें पता है जी। तो अब बात ये है कि पीका के अलावा भी तो बहुत कुछ हो गया ना आयशा जी। और भी बड़े कानून आ गए हैं, ऑनलाइन ये वो, एनसीसी है, ये वो सब जी, नई एजेंसीज बनी हैं, बन गई हैं पूरी मॉनिटर करने के लिए। तो और ऊपर से ये जो सबक सीखा है हमारी हुकूमत ने, वो यही सीखा है कि कानून भी बना लें, उसके तहत काम भी करें और फिर इस्तेमाल भी करें, और फाइनल ये कि एक्स बैन भी करवाएं और ब्लॉक भी करवाएं। ये इंडिया में हो रहा है, हज़ारों अकाउंट्स बंद हो गए हैं इंडिया के अंदर। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जनाब एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स भी होंगी, वो भी डिस्कशन शुरू हो गई हैं कानून के मुताबिक, कानून तब्दील करके फिर उसके मुताबिक। अभी आपने देखा क्या हुआ, कानून बदल दिया है, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो नहीं जा सकते कहीं इजाज़त के बगैर। पहले होता था डिप्लोमेट्स नहीं जा सकते, वो सारी इंडिया के अंदर भी ऐसी है, मगर इंडिया के अंदर भी बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स में, हमने भी अब लगा दी। तो ये इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन, जितनी क्राइसिस बढ़ती है उतनी फिर, और अब क्योंकि सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव, तो फिर ये तो यू कैन एक्सपेक्ट। तो इसलिए आई एम सॉरी, ये आप मेहरबानी करें, साढ़े दिन ताने सुटो, सिचुएशन को देखें। अगर आप चाहते हैं तो हम बंद कर देते हैं प्रोग्राम, घर आ जाते हैं आपके पास आके दुबई में बैठ जाते हैं और फिर वहीं बैठ के कोई रोटी पानी कमाने हैं। इज दैट व्हाट यू वांट, और वुड यू रादर कैसे चलते रहिए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। ठीक, तो जो पंच लाइन है वो ये कि बदलते आलमी मंजरनामे में जो कौमी मफाद के तकाजे हैं उसके मुताबिक सभी ढल रहे हैं इंटरनेशनली, और यहाँ तक कि मुस्तफ़ा दुबई से आप भी इसे चैलेंज नहीं कर सकते। इमरान बलोच दुबई से, महबूब खान एबटाबाद से, मुबशर साहिवाल से, राकेश भारत से, ज़फ़र महमूद अलवी लाहौर से आपने 2-3 सवाल भेजे। आने वाले शोज़ में उन्हें ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।